हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए रहने वाला है, जो कि यूनिट 1 टॉपिक नंबर 3 शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ये कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे शिक्षण को या शिक्षा को कैसे अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये बीएड के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और सीटेट वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी इसके इस वीडियो का सार ये है कि ये हर टीचिंग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और जो यूजीसी नेट दे रहे हैं उनका, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टॉपिक यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 3 है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जो है ये कौन सा है, 3 है। तो ये सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, शिक्षण को क्या क्या प्रभावित करते हैं, टीचिंग को क्या क्या प्रभावित करता है। तो ये अलग अलग जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं या शिक्षण को जो प्रभावित करते हैं, टीचर है, क्लासरूम सपोर्ट मटेरियल है, एनवायरनमेंट एंड अदर सराउंडिंग फैक्टर्स हो जाते हैं, लर्नर साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं, शिक्षक का व्यक्तित्व हो जाता है, शिक्षक का क्या पर्सनालिटी भी तो होता है, शिक्षक का व्यक्तित्व भी शिक्षक को प्रभावित कर शिक्षण को प्रभावित करता है। और आपकी नज़रों में क्या-क्या प्रभावित करते हैं? क्योंकि एज़ ए स्टूडेंट आपने भी बहुत सारी चीज़ें फ़ील की होगी, क्या ऐसा नहीं होता तो हमारी शिक्षण और ज़्यादा सुगम्य होती, हमारी लर्निंग और ज़्यादा सुगम्य होती या हमारी लर्निंग और ज़्यादा ईज़ी होती। तो और क्या-क्या आपके मन में विचारधाराएँ जो भी उठ रही है, वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके मन में और कौन-कौन से कारक ऐसे लग रहे हैं कि जो शिक्षण को या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो प्रभावित करते हैं। मैंने तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसके ऊपर बात करते हैं अभी हम चल के। और क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इस पे क्वेश्चन कैसे यूजीसी नेट में पूछा जाता है, वो भी हम बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटेड टू टीचर। जो टीचर कैसे शिक्षण को प्रभावित करता है, एक शिक्षक कैसे शिक्षण को प्रभावित करता है, उस वो बात कर लेते हैं कि एक शिक्षक कैसे शिक्षण को प्रभावित करता है। टीचर, मान लो एक शिक्षक है और उसे तुम्हारे अप्रोप्रिएट जो तुम पढ़ना चाहते हो, जो क्लासरूम है, उसके अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं हो या उसके अप्रोप्रिएट उसके पास स्किल्ड नहीं हो, तो शिक्षक ही तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो टीचर ही होता है शिक्षण में या टीचिंग में। तो टीचर ही अगर स्किल्ड नहीं है, टीचर ही अगर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उसकी जो बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल सोशल बैकग्राउंड सही नहीं है, तो हमें यानी वो स्टूडेंट को क्या शिक्षा दे पाएगा, स्टूडेंट को क्या समझा पाएगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे टीचर को लिया गया है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले में सबसे जो पहला मेन रोल होता है वो शिक्षक का होता है। बाकी सब भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, शिक्षण। 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, याद रखिएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचर, स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट और इन्वायरमेंट। और क्या, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। बात कर लेते हैं, टीचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज ऑफ लर्निंग by adopting the best teaching facilitator technique and efficient methods of teach could explore the right talent of the learner। अगर टीचर बहुत अच्छे से अपने आप का 100% लगा के और गुड मेथड से, गुड करिकुलम, उससे गुड अप्रोच से आपको पढ़ाता है, तो राइट टैलेंट लर्नर को उसके लर्निंग प्रोसेस को, उसकी लर्निंग क्वालिटी को एनहांस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर ऑफ द टीचर। टीचर इस ये कैसे हम वेरीफाई करेंगे गुड टीचर कौन है, बैड टीचर कौन है। गुड टीचर के बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक सब टॉपिक दे रखे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचर के एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान लो तुम साइंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और टीचर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। मान लो कि तुम फिजिकल एजुकेशन के टीचर से कह रहे हो कि मुझे
SST पढ़ा दो, तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वो आपको SST पढ़ा दे, हिस्ट्री पढ़ा दे, या आपको ज्योग्राफी पढ़ा दे, साइंस पढ़ा दे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए टीचर का राइट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। सो देखते हैं, लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड एरिया कैन प्रोवाइड हाईली वैल्यू इंस्ट्रक्शन विच कैन इफेक्ट ऑन द देन वन हु विथ ओनली जनरल डिग्री। अब मान लो यहाँ पे डिग्री की बात आ रही है, किसी के पास जनरल डिग्री है, इफ यू कंपेयर द टीचर हु हैज एमएड और PhD, you will be able to identify the different ways of thinking and imparting knowledge to student। अगर एक हाईली स्किल्ड बंदा है, हाईली क्वालिफाइड बंदा, उससे और एक जनरल जो जिन्होंने डिग्री ले रखा उससे हम कंपेयर करेंगे, तो हमें फील होगा कि नॉलेज के पर्सपेक्टिव में टीचर का नॉलेज एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही तो एग्जांपल दे रही हूँ कि जिस फील्ड में जो टीचर, अच्छा कई बार हम ये भी देखते हैं कि टीचर की क्वालिफिकेशन तो ले लेते हैं, क्वालिफिकेशन है, डिग्री है सारी, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, वो उनके पास वो क्वालिटी, वो स्किल नहीं है जो टीच कर पाए। तो टीचर का स्किल्ड भी होना जरूरी है। जैसे teaching talent is different psychology, one who has higher degree has right instinct and can teach in better way than others। अगर किसी के पास बहुत ही अच्छी डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे से टीच कर पाएगा। टीचिंग भी एक कला है, ये साइंस के साथ साथ कहते हैं ना, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑल्सो। तो शिक्षण एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। कैसे? शिक्षण का जैसे अभी मैं बहुत सारे यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको हम देख देख के लगता है इंस्पायर होते हैं, और लगता है कि काश अगर इस प्रोफेशन में है तो हम भी वो मुकाम हासिल करें, धीरे धीरे ही सही, प्रैक्टिस करके ही सही, हम भी वो मुकाम वहां तक पहुंचे, क्योंकि वो इस फील्ड में कहते हैं ना कि महारत है। और उनकी अगर क्वालिफिकेशन डिग्री देखी जाए तो टीचिंग की नहीं है, वो नॉर्मल एक स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रैक्टिस किया टीचिंग की, और उनके अंदर वो आर्ट थी कि लोगों को कन्विंस कर पाए अपने बातों को, लोगों को अंडरस्टैंड, लोगों की थिंकिंग को अंडरस्टैंड कर पाए, या अपनी बातों को लोगों तक समझा पाए, बच्चों तक समझा पाए। जैसे मेरे फेवरेट जो टीचर खान सर की अगर मैं बात करती हूँ, या विकास दिव्य कीर्ति सर की बात करती हूँ, जिन जो IAS दृष्टि IAS के फाउंडर है, उनकी बात करती हूँ, तो इन लोगों को देख के लगता है कि ही इज बॉर्न टू बी टीचर, ये टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए थे, इनको कोई और प्रोफेशन में डाला जाता तो शायद इतने अच्छे से ये ब्लूम करके नहीं आते। तो इसलिए कहा जाता है कि टीचिंग एक स्किल्ड, ये लोग, इन लोगों के पास अगर आप पूछोगे क्या आपने बीएड कर रखा है, क्या आपने एमएड कर रखा है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है टीचर बनने के लिए, तो ये कहेंगे शायद नहीं है। लेकिन फिर भी ये बहुत लाखों लाखों, मैं हजारों में या 100-200 स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लाखों लाखों स्टूडेंट को ये सही पाथ, सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनके नॉलेज को इनहेंस कर रहे हैं, उनकी सही पोटेंशियल, उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है उसको निखार रहे हैं। तो स्किल्ड होना भी जरूरत है। टीचिंग स्किल इज ऑल अबाउट you content connect with student, it depend on the method of teaching you apply, your way of explanation। देखो मेथड, तुम कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, तुम कौन सा मेथड तुम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, एक्सप्लेन बहुत ज्यादा तुम स्टोरी के थ्रू कर रहे हो, या एक सिंपल जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको हर किसी बुक में मिल जाएगा, या आप अगर सर्च करोगे कि टीचर का स्किल कैसा होना चाहिए तो आपको मिल जाएगा कैसा कैसा होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे से डिस्कस करने से, एक दूसरे के साथ बातों को शेयर करने से जो चीजें समझ में आती है, वो चीजें पढ़ी हुई लिखी हुई बातों को समझ में नहीं आती। तो एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है? जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें खान सर हर चीज को फनी वे में बताते हैं, हर चीज को फनी वे में बताते हैं। और जैसे मैंने विकास सर की वीडियो देखती हूँ तो, और मैं फॉलो भी करती हूँ उनको, मैंने देखा वो हर चीज में साइकोलॉजिकल, यानी फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों का मिश्रण करके वो पढ़ाते हैं। दोनों के मिक्सचर से वो कंटेंट को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि लगता है कि हाँ इसको और सुनते रहो सुनते रहो। मतलब हर चीज, हर मुझे अपने नॉलेज पे से ज्यादा मतलब सर की वीडियोस को सुन के लगता है कि हाँ ये चीज तो एज इट इज माइंड में छप गई। तो कुछ चीजें होती हैं, उनके एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है वो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को बहुत हद तक
empowerment करता है। एंड engagement ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर की engagement कैसी है, मतलब टीचर कितना बच्चों को engage कर पा रहा है अपनी बातों को। टीचर नीड टू हैव मास्टरी ऑफ फॉलोइंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए फॉर बेटर इन्वायरमेंट एंड engagement used to technique adds effectively selection of the teaching methods appropriately, passion for teaching, human relation skill, so to act as best guide और mentor। क्या क्या होना चाहिए इस एक स्किल में? कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पैशन होनी चाहिए टीचिंग की, बच्चों में इंगेजमेंट, बच्चों की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अच्छे से जो एड यूज कर रहे हैं, जो भी आप टीचिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए। फिर ठीक है, एक्सपीरियंस, अभी जैसे मैंने ऊपर बात करी कि आप खान सर या विकास सर की डिग्री देखने जाओगे, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, लेकिन मेरे जो फेवरेट है मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ। तो उनके पास मे भी डिग्री ना हो, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे जहां तक लगता है उनके पास बीएड और एमएड की डिग्री नहीं होगी। फिर भी ये कहाँ से एक दिन में वो चीजें नहीं आई, जो आज हम देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है उन्होंने कल से शुरू किया और आज वो ऐसे बन गए। उन्होंने भी उस पे टाइम दिया है, वो उस पे उन्होंने भी सिखाना भी सीखना पड़ता है। अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें भी सीखना होता है। कंटेंट की नॉलेज, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी ये डिग्री ले रहा है, जो भी बीए एमए जो भी डिग्री ले रहा है, हायर एजुकेशन की डिग्री ले रहा है, उसके पास कंटेंट की नॉलेज है, उसके पास क्या है, कंटेंट की नॉलेज है, लेकिन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। एक्सपीरियंस कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। तो जब जिस भी टीचर को हम देख रहे हैं, वाह क्या तो पढ़ा रहे हैं, कैसे मतलब मन मुग्ध होके जिसको हम देखते हैं, कैसे एक दिन की मेहनत नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, उसके लिए उनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, उसके लिए वो अभी भी मेहनत, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो तुमने अगर चूज कर लिया, मैंने इस प्रोफेशन को नोबेल प्रोफेशन इसलिए कहती हूँ कि अगर आप चूज कर लिए तो आप पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे बने रहोगे, पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, आप सीखते हो, कहते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि लर्निंग प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन आपकी सीखने की जो स्पीड है वो बच्चों की तरह होगी। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में है तो आप सीखने की स्पीड आपकी बच्चों की तरह होगी। सोचो, अगर मैंने बीएड एमएड करके अब सिखाने की कोशिश नहीं कर रही होती, अगर मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही होती, तो ये सारी चीजें मैंने अच्छी मार्क्स से पास कर लिए, सर्टिफिकेट मिल गया, अब इस फील्ड में मैं नहीं होती, या कहीं भी एक सिर्फ नॉर्मल जॉब कर रही होती, तो मेरी ये जो कंटेंट की नॉलेज है इतनी अच्छे से ब्रश अप नहीं होता, और धीरे धीरे इसमें और निखार आएगा। कहते हैं ना कि अभी ये बिल्कुल ही बचपने लेवल पे है, तो धीरे धीरे निखार आएगा। कहाँ से निखार आएगा? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से। तो एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो सबसे पहले आपकी एक्सपीरियंस ही पूछा जाता है कि आप एक्सपीरियंस हो या न्यू कमर हो। इसके ऊपर भी आपको आपके मार्क्स या आपकी चॉइस, आपकी क्राइटेरिया, जो चॉइस की क्राइटेरिया है वहां पे फुलफिलमेंट करने के लिए एक्सपीरियंस भी बहुत वैल्यूएबल फीडबैक देता है। It is a well-known fact that it's easy to become teacher after fulfilling the criteria, but they actually become master with their experience. High qualification may give teacher aids in the terms of understanding the different topics or complex formula, but it's the experience in the classroom which help you to learn and employ better मेथड टू इफेक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। अगर जैसे मान लो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर इसी वीडियो को मैं फिर से रिक्रिएट करूँ आफ्टर 2 years विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उस टाइम आप फील करोगे कि कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना वास्ट डिफरेंस है आपके शुरुआती के दौर में और आपके अब के दौर में। और उस 2 साल के बाद फिर और 2 साल आप ऐड करोगे तो आप देखोगे उसमें और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कंटेंट की एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीजें ऐड होते जाती है। तो एक्सपीरियंस, हमने डिग्री तो ले ली टीचिंग की, हमें डिग्री तो है हमारे पास, हम टीच तो कर सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं, लेकिन मास्टर कब बनेंगे? आफ्टर एक्सपीरियंस।
This is also required to handle different mindset of different student in the classroom. जितने सारे स्टूडेंट को जितने सारे रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी, जितने सारे स्टूडेंट के फीडबैक्स आपके पास आएंगे, जितने सारे स्टूडेंट के क्वेरीज आपके पास आएंगे, वो सारे किस चीज में आपकी हेल्प करेंगे? आपकी एक्सपीरियंस पे हेल्प करेंगे, आपको डील करने में, आपको बच्चों के साथ डील करने में हेल्प करेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं। बच्चे पढ़ना इजी होता है कि हाँ हमने पढ़ लिया, हमने इंडिविजुअल क्लासरूम इंक्लूसिव क्लासरूम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली देखना, फील करना, ये एक्सपीरियंस में काउंट होता है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट मैटर, अब आप बात हो गई कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, सब्जेक्ट मैटर भी, अब किस चीज का एक्सपीरियंस है। अब जैसे फिर से मैं वही बात करूंगी कि एक साइंस के टीचर को 10 साल का एक्सपीरियंस है साइंस पढ़ाने का, ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस है साइंस पढ़ाने का। अब आप इसको उठा के बोल दिए कि भाई भाई टीचर आप मुझे पढ़ा दो, आज आज मेरे बच्चों को ये कुछ जो भी आप ट्यूशन अगर सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही हैं तो ये साइंस की, और अब आप इनको कह दोगे कि नहीं जी आज से तो आपको एसएसटी भी पढ़ाना है, क्या ये पढ़ा पाएंगी? बिल्कुल ही नहीं पढ़ा पाएंगी। तभी तो आप देखते हो हर सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के एक बच्चा। एक बार जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम आपको ये आता है? मैंने कहा नहीं मुझे तो ये बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा नहीं बच्चे ये तो मुझे नहीं आता, मैं आपको 1-2 दिन में इस पे इसको पढ़ के बता दूंगी। तो उन्होंने कहा कि आपको एज ए टीचर, मैंने ये चीज अपने स्कूल में भी पूछा था और साइंस वाली मैम ने कहा कि नहीं मुझे नहीं आता, एसएसटी का है और इसको मैं आपको, आप एसएसटी के टीचर से पूछो। तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ ले? हमें भी तो चाहिए कि हम जैसे बच्चे हैं तो हमें एक ही सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ना चाहिए। जब एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हुए एक टीचर जब सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते तो मैं कैसे सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लूँ? तो इस बात को, बच्चे की इस बात को मैंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बात तो सही थी। वैसे ही सब्जेक्ट मैटर जो होता है एक मास्टरी होना जरूरी है। मेनी टाइम टीचर हैज बीन असाइंड अ सब्जेक्ट इन विच ही इज नॉट स्पेशलाइज्ड, ये बिहार में बहुत होता है, and he himself not in the better position to help learner in effective way। मैं एक ऐसे टीचर को जानती हूँ बिहार में जो उर्दू के लिए अपॉइंट हुई थी और वो एमए हिंदी थी। खैर कुछ दिनों के बाद डिपार्टमेंट के बाद पता चल गई कि ये उर्दू नहीं टीच कर सकती है, उनको उर्दू का यू भी नहीं आता था, ठीक है, मैं ऐसे जानती हूँ। तो ये बात है। खैर कुछ दिनों के बाद डिपार्टमेंट ने उनको हटा दिया क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन हाँ 2 साल तो बच्चों के बर्बाद हो ही गए होंगे, 2-3 साल के बाद हटी हो। तो इसलिए कह रही हूँ कि कई बार ऐसे अपॉइंट हो जाते हैं जो कि उस अपने सब्जेक्ट के लिए मास्टरी नहीं होते हैं, उनके पास वो नॉलेज नहीं होती है। सो पैशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड एसएमई इज ऑल्सो की फैक्टर इम्पैक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। जो सब्जेक्ट भी है एसएमई भी है जो कि क्या है, की फैक्टर है। अब एसएमई का फुल फॉर्म भी होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए लिख दे रही हूँ। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर एसएमई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेरी रेयर चांस दैट आर्ट टीचर कैन गिव गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंस। यही बात आ गई, यही यहाँ पे आया कि एक आर्ट टीचर या कोई भी अदर सब्जेक्ट के टीचर आपको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। अब शिक्षण अधिगम लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्नर, टीचर और इन्वायरमेंट। तो अब यहाँ पे आ गया ना लर्नर। लर्नर किसको पढ़ाना है, वो पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है। आप अगर वीडियो ये देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ निकालना है। अगर यही वीडियो किसी ऐसे बच्चे को दिखाया जाए जो आईआईटी कर रहा हो, उसके लिए ये
इस वीडियो के लिए लर्नर है ही नहीं, तो ये उसके लिए किसी काम का नहीं है। तो ये लर्नर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द differences in learners language culture and social behavior are the taken into account. It's necessary to take note of intelligence, ethnic group, race, belief, and socioeconomic status of the learner, which can influence the teaching in the क्लासरूम। बहुत सारी चीजों को देखो मिक्सचर करके बताया गया कि बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल, उनका जो एथनिक ग्रुप है, रेस है, जो उनका बिलीफ्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, लर्नर जो खुद इन्फ्लुएंस कर, ऐसे लर्नर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते। एवरी इंडिविजुअल इन डिफरेंट विद द अदर्स इन द टर्म ऑफ फिजिकल, social, cultural orientation. These aspects make learner different from one another. Also, it's depend on the interest of the learner, including the aptitude, attitude, motivation, mental health, and aspiration towards the गोल्स ऑफ लाइफ। हर लर्नर का एक गोल होता है, हर बच्चे का एक गोल होता है। मैंने बताया ना, जैसे कि अभी आपका गोल है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना, वही ये चीजें किसी और स्टूडेंट के साथ आप शेयर करोगे जिसका गोल है आईआईटी क्रैक करना, जिसका गोल है मेडिकल क्रैक करना, जिसका गोल है यूपीएससी क्रैक करना, तो उसके लिए ये चीज उतना सुटेबल नहीं है जितना कि आपके लिए, और आपके लिए उसकी बातें सुटेबल नहीं करती। तो हर लर्नर का एक ग्रुप होता है, हर लर्नर इंडिविजुअल थॉट्स रखता है, हर लर्नर इंडिविजुअल एप्टीट्यूड रखता है, एटीट्यूड रखता है। तो लर्नर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इन शॉर्ट, साइकोलॉजिकल डिफरेंस ऑफ लर्नर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू लर्न थिंग्स इन द क्लासरूम। अब बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट, अब देखो कहाँ पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किसके साथ पढ़ रहे हो, ये भी आपके लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। किसको पढ़ा रहा है टीचर, क्या जो जिसको पढ़ा रहा है वो सही पर्सन है उस चीज को पढ़ने के लिए, या जिस जगह पे हम पढ़ा रहे हैं वो जगह सही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए। यानी इन्वायरमेंट, जहाँ से जिस बैकग्राउंड से बच्चा आता है, जिस बैकग्राउंड से टीचर आता है, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, तो मैंने ये हमेशा से ही सुना था कि भाई, पेरेंट्स से सुना था कि कोई डिफरेंसेस नहीं होता सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। और मैं जब प्राइवेट स्कूल में भी थी कुछ टाइम तक, प्राइवेट स्कूल में बहुत हाई फाई स्कूल में थी, जहाँ पे मैंने देखा पेरेंट्स की थिंकिंग कैसी है, थॉट प्रोसेस क्या है उनके बच्चों को लेके अपने। और फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में, और सही सबसे अच्छी बात है दोनों जगह मैं प्राइमरी विंग्स में ही थी। जब मैं बहुत हाई फाई स्कूल में थी, आप कह सकते हो दिल्ली का टॉप 10 स्कूल के अंदर आता है, तो उस टाइम भी मैं प्राइमरी विंग्स में ही थी। और जब मैं गवर्नमेंट में आई तो भी मैं प्राइमरी स्कूल में ही थी। तो इन दोनों जगहों पे मैंने डिफरेंसेस देखा पेरेंट्स के थॉट्स में। दोनों जगहों के पेरेंट्स के थॉट में क्या क्या डिफरेंसेस है। टीचर के थॉट प्रोसेस को देखा, टीचर के थिंकिंग प्रोसेस कैसे है, एक प्राइवेट फील्ड की, एक गवर्नमेंट फील्ड की। और ये अच्छी बात है कि ये सारी चीजें मेरे खुद के एक्सपीरियंस के लिए, मुझे लेक्चरर बनने के एक्सपीरियंस में ये बहुत ज्यादा काम आया कि थॉट प्रोसेस टीचरों का, जैसे अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप कहाँ पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। और कॉलेज में मेरा चूंकि सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो मेरे सब्जेक्ट से जो टीचर जो लेक्चरर हैं या बनेंगे, वो बीएड कॉलेज के स्टूडेंट को या बीटीसी डाइट या ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो फ्यूचर में टीचर बनने वाले। तो उनको पढ़ाने की मतलब टीचरों की थॉट प्रोसेस को मैंने रीड किया कि जो हाईली, अच्छा दिल्ली में एक ये भी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, इकोनॉमिकल सेक्शन के जो बच्चे होते हैं, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होते हैं, वो भी 25% 25% सीट उनकी रिजर्व होती है उन स्कूलों में। तो जब मेगा पीटीएम होता था तो दोनों टाइप के पेरेंट्स वहां पे गैदर होते थे। और ऑल्दो मैं सारे क्लासेस में जाके नहीं देख पाती थी कि वो क्या बातें हो रही हैं, कैसे हो रही है, लेकिन मैं उनको फिर भी ऑब्जर्व करती थी कि दोनों के पेरेंट्स की थॉट थिंकिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस है। दोनों अपने बच्चों को जहाँ जिनकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्लो है या कम है, लो है, वो ये कहते हैं कि अरे पढ़ाई तो हर जगह एक ही होती है।
पढ़ाई तो सब जगह एक ही होती है, लेकिन जहाँ पे हाई इनकम है वहाँ के पेरेंट्स ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा हो तो बच्चा अपने आप ग्रो कर जाएगा। पढ़ाई सब जगह एक हो या नहीं हो, इन्वायरमेंट अगर अच्छा हो तो बच्चा ग्रो कर जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक्चुअली में करती है कि आप किस इन्वायरमेंट से आ रहे हो। अब मान लो एक क्लासरूम में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्लासरूम में बच्चा आया, ठीक है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये जो गोले बना रही हो ना आप, हम लोगों ने नॉर्मल क्लासरूम ऐसे देखे होंगे। इधर से टीचर आया, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे कोई ग्लास हो, पानी नीचे भरा हुआ हो, और यहाँ पे पढ़ा रहा है। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है क्या, यहाँ पे अब मान लो ये बच्चा पीछे है तो ये क्या कर रहा है, टीचर को दिखेगा नहीं दिखेगा। तो अब जो पॉलिसी आई है वो ऐसे है कि आप सर्कल में बैठाओ बच्चों को और टीचर यहाँ रहेगा, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड है, ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है। कुछ बताना है तो जाके बताएगा, सारे बच्चे को देखेगा, ये चीजें है। तो मैं बता रही हूँ कि मान लो कि अगर आप बैठे हुए इस गोले यहाँ पे हो, आप पढ़ा रहे हो, ये बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है और जबकि इंटेलिजेंट है, लेकिन इसके घर में पीछे जो इसका घर है वहां पे आज इसके घर में लड़ाई हुई है मम्मी पापा में, किसी बात को लेके बहुत तगड़ी वाली। तो इसका माइंड यहाँ कैसे लगेगा, इसका माइंड तो यही रहेगा ना। ये बच्चा है, आज घर से खाना ही खा के नहीं आया, या ये बच्चा है जो घर से निकला और बाहर बहुत लड़ाई झगड़े ये सब देखते हुए आ रहा है, तो ये इसके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है वो लर्निंग टीचिंग, अब आप जो पढ़ा रहे हो वो इफेक्टिवली इन तीनों बच्चों के माइंड पे नहीं जा रहा होगा, क्योंकि ये तीनों बच्चों का मेंटल लेवल जो है अभी कहीं और है, डाइवर्टेड है, ये अभी कुछ और सोच रहे हैं, इनके माइंड पे ये सारी चीजों की इम्पैक्ट अभी है। सो दैट इनका जो अभी जो पढ़ रहे हैं वो इम्पैक्टफुली नहीं पढ़ पा रहे, और आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इन्वायरमेंट सराउंडिंग, चाहे बच्चा आ जाए, मान लो इसके घर में पैसों की कमी है और आज ये सॉक्स या ड्रेस कुछ भी फटा हुआ पहन के आ गया, अब ये पूरे टाइम पढ़ने से ज्यादा ध्यान देते रहेगा उन चीजों को ढकने के लिए जो चीज वो लोगों को दिखाई दे रही है, तो ये ढंग से पढ़ नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें आई होप कि अब आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इन्वायरमेंट एंड अदर फैक्टर, सपोर्ट मटेरियल, टीचर सपोर्ट सिस्टम इज टू सेट ऑफ द टूल्स। अब एक और बात है, पहला है सपोर्ट मटेरियल, ये भी हम देख लेते हैं। मान लो कि आप क्लासरूम में गए और आज आपको पढ़ाना है एंगल, मैं प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कह रही हूँ, आज आपको पढ़ाना है एंगल। अब जो चीज लेके गए हो एंगल पढ़ाने के लिए वो एनफ नहीं है, वो सपोर्ट मटेरियल एंगल के लिए नहीं है, वो सर्कल के लिए है। तो आप कैसे समझा पाओगे, समझा पाओगे ब्लैक बोर्ड से समझा पाओगे ऑल दो, लेकिन इम्पैक्टफुली नहीं समझा पाओगे। जबकि आप सामने टीचिंग एड लेके अगर जाते, टीएलएम लेके जाते, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बोलते हैं, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बोलते हैं, ठीक है। अगर लेके जाते हो तो उन चीजों को आप अच्छे से दिखा पाओगे, और दिखाने के बाद बच्चे विजुलाइज करेंगे और सामने से देख के ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सपोर्ट मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Different teaching aid and support system influence the way discussion are made to inform and information is passed to student. It helps to analyze the area in which students are underperforming. This also help teacher to gain new skills to increase student learning by use of effective strategy. This is vast area to influence many subsection to be worked upon by the teacher to improve overall learning process through effective use of tools, assessment methods, and professional development. Student assessment methods and score teaching strategies and lesson plan standards and benchmark effective use to traditional, modern, and ICT based tools. ये सारी चीजें होना इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, टीचिंग एड्स होना क्लासरूम में जरूरी है। Teaching aids are an integral component in any classroom. The many benefits of teaching aids include helping learner provide reading comprehension skills in illusion or
or reinforcement, a skill of concept, differentiation, differentiating instructions, and relieving an anxiety or boredom by presenting information in the new of exciting existing way. बोर्डम सॉरी, वो जो टीचिंग एड है, जैसे आप क्लासरूम में बच्चों को पोएम सुना रहे हो, ठीक है, आपके पोएम सुनाने का तरीका उतना बहुत रोमांचित नहीं कर पा रहे बच्चों को, तो बच्चे बोर हो रहे होंगे या हंस रहे होंगे। लेकिन वही चीज अगर आप स्मार्ट बोर्ड पे उनको सुना रहे हो, एनिमेटेड सुना रहे हो, तो बच्चे इंजॉय करेंगे, तो बच्चों के माइंड में वो बहुत जल्दी छप जाएगा। बच्चों को कोई, मान लो आप दिखा रहे हो, 3D मॉडल दिखा रहे हो और 3D बता उस पे बना दिए, ब्लैक बोर्ड पे बना दिए 3D के, भाई ये लो आज हम पढ़ेंगे 3D मॉडल, ठीक है, और 3D मॉडल में आपने बना दिया, ये है 3D मॉडल, ठीक है। अब बच्चे ये कभी सीख पाएंगे क्या कि ये 3D नहीं है, ये 2D है, क्योंकि 3D को कभी हम ब्लैक बोर्ड पे बना ही नहीं सकते। बच्चे सीख पाएंगे, कब सीखेंगे, जब वो थोड़े बड़े होंगे, जब उनको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तब ये सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बॉक्स लेके जाते हो और कहते हो कि ये है 3D मॉडल, ठीक है, और ये है बॉक्स, और ये जो इस पे बनाई है 3D है, और ये जो यहाँ पे देख रहे हो 2D है, 2D में, तब वो सामने से देखेंगे दोनों में डिफरेंशिएट, मैं यहाँ पे 3D 2D आप लोगों को पढ़ाने लगी, तो सामने से देखेंगे तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे टीचिंग एड के साथ बच्चों के साथ से मिल रहे हो। वो क्लासरूम इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट में classroom environment plays important role in learning process and it affect both teacher and learner, while this is to maintain by both टीचर एंड स्टूडेंट, ये दोनों के पे डिपेंड करता है और दोनों के तरफ से ये अच्छे से मेंटेन करने की जरूरत होती है। सिर्फ टीचर ही मेंटेन करे, स्टूडेंट ना करे, तो भी क्लासरूम का इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से नहीं होगा। दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, जो कि सुगम्य हो एज फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एजुकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड। टीचर नीड टू फोकस द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट along with the other factors to improve the classroom environment so that student listen teacher's voice while teaching learning, while interacting with student. Socioeconomic factor. Economic and social background of teacher and student also affect learning curves. It has direct and indirect effect on thinking level of student and teacher both. अच्छा, ये जो फैक्टर है ना सोशल इकोनॉमिक का, मैंने बताया ना मैं प्राइवेट की टॉप स्कूल में थी और गवर्नमेंट के एमसीडी स्कूल में भी रही कुछ साल। तो इन दोनों में जो थिंकिंग प्रोसेस में जो डिफरेंस है टीचर की, जो डिफरेंस है स्टूडेंट की, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं प्राइवेट स्कूल में थी तो मुझे लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो भी डी ग्रेड के ही होते होंगे। सैलरी उनकी ऑल तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब मैंने ये चीज प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में आई तो मुझे फील भी हुआ कि एक्चुअली में ये उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं जितना मेहनत इनको इन जितनी जितनी अच्छी इनकी सैलरी है। ये इनकी थिंकिंग स्कूल में आने के बाद भी पेपर वर्क में रहता है, और स्कूल में आने के बाद भी फैमिली के ऊपर रहता है कि मेरे घर में क्या प्रोसेस चल रही होगी। जबकि आप मैंने प्राइवेट स्कूल में देखा है कि स्कूल घर में रहते हुए भी 12 बजे रात को भी मैसेज कर रहे हैं कि कल ये चीज कैसे होगा, कल स्मार्ट बोर्ड पे ये चीज डलना चाहिए, कल यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, कल वैसे, ये आर्ट वर्क यहाँ लगना चाहिए, ये गमले फूल गमले तक की भी टीचरों को ध्यान होता है कि प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ कि बच्चों पे ये इम्पैक्ट होना चाहिए। आज क्लासरूम के जो बेंच है जिस पे बच्चे बैठते हैं वो कहाँ किस कॉर्नर में लगना चाहिए, जो कि इनोवेटिव हो, बच्चे को आज कुछ नया दिखे। तो कितना डिफरेंस है, आप सोचो ये बच्चा जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के जा रहा है वो कहाँ पहुंचेगा, और ये बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में उस थिंकिंग से पढ़ के जा रहा है, जो टीचरों के घर में आज मेड नहीं आई है तो उन्होंने काम अच्छे से उनके घर में नहीं हुआ और वो यहाँ पे आके फ्रस्ट्रेशन निकालती। डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, और इस डिफरेंस ये इंडिया में जिस दिन ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना उस दिन
सही में विश्व गुरु बन जाएगा भारत, सही में विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि बच्चे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बच्चे जो होते हैं ना वो एक कोरी कागज होते हैं, उस पे आप जो जो चीजें भरो, बच्चे एक बीज होते हैं। ये मेरे खुद का साइकोलॉजी है, क्योंकि मैंने इसको फील किया हुआ है। एक बीज होते हैं बच्चे, इस बीज को एक गमले में डालो, ठीक है, इस बीज को एक उर्वरक मतलब फर्टिलाइज फुलफिल खेत में डालो, फील्ड में डालो, और इसी बीज को एक छोटे से ग्लास में पानी में रख दो, और ये इन गमले मतलब इन चीज, इसका इन्वायरमेंट तो नेचुरल ही है, इसको आप अपने घर में रख रहे हो और इसको आप अंडर कवर रख रहे हो, दोनों के ग्रो होने में सेम बीज मतलब सेम एक ही कैटेगरी के बीज के, ये यहाँ तक भी नहीं बढ़ेगा और ये यहाँ तक में भी बढ़ पाए, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो क्या इस बीज में डिफॉल्ट था? नहीं, इसके इकोनॉमिकल, इसके मतलब जैसे मान लो इस बच्चों को टीचर ही समझ, इसको ये सीट को बच्चे समझ लो, तो आप देख पाओ, रिलेट कर पाओगे, जितनी सारी भी बातें हमने करी है वो यहाँ पे सही सच बैठता है। Expectations. Every parents have some expectation, sports or expectation with the with his what in terms of what and where they want to see their children in future. This has psychological impact on student, causing stress and impairment. It often seen that if a student is not able to perform mentally, it is create depression and sometimes leads to life failure. कोटा का एग्जाम्पल आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है ना। कोटा का एग्जाम्पल आजकल बहुत चल रहा है कि वहां पे बच्चे सुसाइड, वहां पे सुसाइड चैम्बर बनते जा रहे हैं बच्चे, वहां पे बच्चों को मतलब मशीन की तरह पढ़ाया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तुम्हें आईआईटी में एग्जाम, आईआईटी को पास करना ही है, जो भी तुम्हें आईएएस, जिस भी चीज के लिए तुम कोचिंग के लिए वहां जा रहे हो, पेरेंट्स के का दबाव रहता है कि मेरा 20,000, मैं 50,000 महीने में भेज रहा हूँ, मैं 20,000, 10,000 महीने में भेज रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किल से भेज रहा हूँ, तुम्हें ये करके निकलना है। अब बच्चे की कैपेबिलिटी, बच्चे की थिंकिंग क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है फ्यूचर में, इन सब चीजों को छोड़ के वो पेरेंट के पैसों की वजह से, कि पेरेंट पैसा भेज रहा है, पेरेंट की विश की वजह से वो कई बार नहीं, दोनों में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन भी बच्चों से हमें नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो, और हर बच्चा आप उसको गाइड करो, आप उसको फैसिलिटेट करो, उसको दिशा दो, अगर वो दिशाहीन है तो उसको दिशा दो, काउंसलिंग दो, काउंसलर बनो, फ्रेंड बनो, बट ऐसे मशीन मत बन जाओ जिससे कि तुम सिर्फ एक ही ढांचा, एक ही चीज को बार बार रिपीट करो बच्चों के सामने की आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, फलाना ढिमकाना। इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा ब्रदर कुछ भी मतलब मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि तुम्हें क्या करना है। जब बहुत अच्छे स्कूल से उसने 10th 12th किया, उसके बाद ऑल्दो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ठीक ठाक है, तो उसके बाद उन्होंने मम्मी पापा ने ये कहा कि नहीं भाई तुम्हें अब क्या करना है आगे, हम्म, किस चीज की मतलब तैयारी की तो पूछे ही नहीं, ग्रेजुएशन में नाम किस में लिखवाना है, बीटेक करना है, बीबीए करना है, क्या करना है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं करना, बीएससी, क्योंकि ये साइंस 12th में इसने साइंस लिया हुआ था, साइंस साइंस साइड से लिया हुआ था। इसने कहा कुछ मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बीए करना है। इसने क्या कहा, मुझे बीए करना है। घर में हो गई भाई, सभी चाचा ताऊ सभी ने कहा कि भाई अब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। और थोड़ा सा मूडी बच्चा है, थोड़ा सा मूडी था, घर में सब कुछ हो गया कि अब ये कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा। इसने बीए करा, बीए में इसकी परसेंटेज आई 56%। ये बच्चा जहाँ 90 लेके आता था, साइंस 90 अबव लेके आता था, यहाँ पे 56 लेके आया। अब और हो गया कि क्या करना है क्या, लेकिन हाँ मम्मी पापा का इस तरीके से दबाव नहीं था कि तुम्हें यही करना है, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम इतनी दे रखी थी कि हाँ तुम्हें जो करना है वो कर लेना, ठीक है। इसका 56% आता है ग्रेजुएशन में। यहाँ पे ये कहता है कि मुझे सीडीएस करना है, और इसके मन में कब कब आया, कहाँ से आया, किसने डाला, गॉड नोज। सभी ने मना किया कि ये नहीं करना है, अभी से भी टाइम है, चलो 3 साल ही बर्बाद हुए हैं बीए में, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लो, कोर्स ले लो। इसने कहा नहीं मुझे सीडीएस ही करना है।
इवन मैंने भी उसको सजेस्ट किया कि भाई कुछ और एक साथ लेके चलो, साइड बाय साइड। तो कहता है ठीक है। एमए इग्नू से हिस्ट्री में करने लगा। एमए इग्नू से क्या, हिस्ट्री में करने लगा कि ठीक है साइड बाय साइड में लेके चलता हूँ, और कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करूंगा। सीरियस, फिफ्थ अटेम्प्ट में, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी हेल्प, किसी की उस पे नहीं, सेल्फ रिग्रेशन से, सेल्फ स्टडी से, सेल्फ मोटिवेशन से इसने फिफ्थ अटेम्प्ट में सीडीएस क्वालिफाई कर लिया। राइट नाउ ही इज एन आर्मी ऑफिसर। तो अगर मम्मी पापा इसके ऊपर ये दबाव डाले होते तो शायद वो नहीं कर पाता, लेकिन जब वो सेल्फ मोटिवेटेड हुआ ना, सेल्फ उससे हुआ, तो वो कर पाया। तो ये चीजें क्या है, ये एक्सपेक्टेशन बच्चों पे नहीं थोपनी चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चों के अंदर खुद से आवाज आती है मुझे ये चीज करना है, और वो करते हैं उसको। हाँ, आपको दिशा गाइड करने की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत होती है उनकी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन भी बहुत हेल्प करता है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचर इज abiding by administrative policy of the institution affecting the learning process. There are chances that teacher want to deliver in the way he loves to do, but the institution policy don't allow to him to use in his own method. खान सर की बात अभी मैंने ऊपर करी थी आप लोगों से। खान सर किसी इंस्टीट्यूशन के उसमें नहीं बंधे हुए हैं, तो वो बहुत ही फनी वे में पढ़ाते हैं। अगर वही किसी इंस्टीट्यूशन के उसमें बन जाते और उनको वो उस इंस्टीट्यूशन को लगता कि नहीं भाई ये इनका जो मेथड है हमारे इंस्टीट्यूशन को के रेपुटेशन को सूट नहीं करता, जिससे वो बात बात पे पढ़ाते पढ़ाते गाली या फनी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, जो कि हम नॉर्मल बातचीत में अपने घरों में यूज नहीं कर सकते, वो यूज कर लेते हैं। जैसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब मुझे पर्सनली लगता है बीइंग अ टीचर, लेकिन हाँ उनका मुझे बुरा नहीं लगता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनका जो लैंग्वेज है वो हर इंस्टीट्यूशन को शायद सूट ना करे, लेकिन उनके उसी फनी लैंग्वेज की वजह से बच्चे उनको बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। दिस लीड टू ये चीजें वहां पे मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया कि सबसे ज्यादा आजकल पॉपुलर वही है। और सबसे जो लैंग्वेज की, पहले मैं भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को शुरू करने से पहले मेरे को भी लगता था, जब मैं बीएड कर रही थी तो मुझे भी लगता था कि दिल्ली जैसे जगह पे अगर मैं एक किसी अलग प्रांत से आई हुई हूँ, जैसे वो टोन मेरे उस पे है, मेरे टंग पे वो मदर टंग वाला टोन है अभी भी, तो कैसे यहाँ पे जैसे आप कैसे अपने से अलग बच्चों को, अपने आपके लैंग्वेज आपके टोन से अलग बच्चों को कैसे आप कन्विंस कर पाओगे। लेकिन मैंने कुछ ऐसे टीचरों को देखा कि आपके राइटिंग, आपकी लैंग्वेज, कोई भी चीज बैरियर एक हद तक नहीं होती जब आपकी नॉलेज राइट हो, आपका एक्सपीरियंस राइट हो, आपका वे ऑफ टीचिंग राइट हो, तो लोग आपको सुनेंगे ही, समझेंगे ही आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी बहुत हद तक मैंने यहाँ पे कहा कि इम्पैक्ट करता है एक टीचर की एबिलिटी को, कि वो इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है और टीचर की एबिलिटी क्या है। It leads to dissatisfaction in teacher causing learning process to slow down. अब अगर टीचर अपने हिसाब से नहीं पढ़ा पाएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, और सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। इट शुड नॉट बी केस दैट टीचर शुड अलाउ द वे दैट दे वांट, बट इफेक्टिव प्लानिंग of lesson and consultation is improve learning path to required in line with the institute policy। ये भी important है। अब यहाँ नीचे जो है हिंदी में बहुत लंबी, ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो आप लोग हिंदी में अगर देखना चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है नेट क्वालिफाई करने जा रहे हो तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की इतनी, क्योंकि बाइलिंगुअल होता है और तुम वहाँ दोनों लैंग्वेज देख सकते हो, समझ सकते हो। और जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कशन किया उसमें दोनों लैंग्वेज था, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखेगी, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में ऐसी टॉपिक, नए टॉपिक के साथ, और लंबी डिस्कशन लेके और अच्छे से बातचीत करते हुए। इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगी आप लोगों के साथ डिस्कशन होने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, फीडबैक जरूर दे अपना
कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ आपको पढ़ना कैसा लग रहा है, आपको डिस्कशन करना जो भी आपको यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, इस चीज़ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। और अगर मेरी एफर्ट आप लोगों को सही लगे लगे कि मेहनत हो रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।